Hello students, welcome to the second chapter of geography, endogenetic movements. Okay, movements means हलचल. इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स में कौन से डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं और उसका जो है इफेक्ट एक्सटीरियर पार्ट्स पे दिखाई देता है. अर्थ के एक्सटीरियर पार्ट्स यानी बाहर. ठीक है. आपके चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक न्यूज़ दिया है, नेपाल डिवास्टेटेड. आप ये न्यूज़ देख सकते हैं कि नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था, एक पावरफुल अर्थक्वेक, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है. तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वॉल्केनोज या फिर अर्थक्वेक कैसे अर्थ सरफेस पे होता है. ठीक है. तो हम पहले जो है न्यूज़ देख लेते हैं. पावरफुल अर्थक्वेक रॉक्स नेपाल नियरली 1500 किल्ड. जो ये न्यूज़ रिपोर्ट दिया है तो उसमें हेडलाइन क्या है कि नेपाल में जो है पावरफुल अर्थक्वेक आया था और उसमें नियरली मतलब अबाउट 1500 पीपल जो है मारे गए थे. ओके. काठमांडू 25 अप्रैल पीटीआई. पीटीआई मीन्स प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया. तो डेट कौन सी दी है? 25 अप्रैल. और प्लेस का नाम काठमांडू. अ पावरफुल अर्थक्वेक मेजरिंग 7.9 ऑन रिक्टर स्केल स्ट्रक नेपाल टुडे. नियरली 1500 पीपल वर किल्ड एंड ओवर 1000 पीपल वर इंजर्ड इन द डिजास्टर. सी, जो अर्थक्वेक आया था नेपाल में, तो न्यूज़ रिपोर्ट क्या बता रहा है कि जो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड था, ठीक है, वो रिक्टर स्केल से जो है मेजर किया गया. तो मेजर करने के बाद मैग्नीट्यूड कितना बताया है इसका? 7.9. और ऐसे बताया है कि नियरली 1500 पीपल जो है मारे गए थे और 1000 अबव जो पीपल है इंजर्ड हुए थे. ओके. एंड द क्वेक एंड ए सीरीज ऑफ सीरियस आफ्टर शॉक्स डिलीवर्ड अ सीवियर ब्लो टू नेपाल. नेपाल में बहुत ही पावरफुल और सीरियस आफ्टर शॉक था. आफ्टर शॉक मतलब होता है कि लार्ज अर्थक्वेक. ठीक है, लार्ज अर्थक्वेक. और क्वेक का मतलब क्या होता है? ट्रेम्बलिंग. ट्रेम्बलिंग मतलब क्या? शेकिंग. यानी जब अर्थ में कोई, अर्थ के इंटीरियर में जब कोई मूवमेंट होता है तो ऊपर अर्थ सरफेस पे उसका इफेक्ट दिखाई देता है. ओके. तो ये नेपाल में हुआ था. एंड द ट्रेमर्स वर ऑल्सो फेल्ट अक्रॉस चाइना, भूटान एंड एज फार एज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. ट्रेमर्स मीन शेकिंग. मतलब लार्ज जो है आफ्टर शॉक कहाँ हुआ था? नेपाल में. अर्थक्वेक नेपाल में आया था, पर जो है चाइना, भूटान और पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे भी जो है ट्रेमर फील हुआ था. ठीक है. एंड द अर्थक्वेक विथ एपिसेंटर एट लैमजंग अराउंड 80 किलोमीटर्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ काठमांडू and its impact in several cities in बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश. ओके. तो ऐसा कहा गया है कि जो अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर था वो नेपाल के कौन से प्लेस पे? लैमजंग. ओके. अराउंड बोला गया है कि 80 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ काठमांडू. पर उसका जो असर है, इम्पैक्ट, वो अर्थक्वेक का इम्पैक्ट जो है बिहार के, वेस्ट बंगाल के और उत्तर प्रदेश के सेवरल सिटीज़ में भी पड़ा था. ठीक है. The initial report said the tremor measured 7.9 magnitude. और जो ये रिपोर्ट, न्यूज़ रिपोर्ट क्या बता रहा है, क्या शो कर रहा है कि जो ट्रेमर है वो मेजर किया गया तो मैग्नीट्यूड कितना बता रहा है? 7.9. एंड इट सेड द क्वेक हिट एट 11:40 AM लोकल टाइम एट ए शैलो डेप्थ ऑफ 11 किलोमीटर. और ऐसा कहा गया है कि ये जो क्वेक आया था, अर्थक्वेक आया था, ये लोकल टाइम के अकॉर्डिंग 11:40 AM यानी मॉर्निंग में, और गहराई कितनी बताई है? 11 किलोमीटर. देयर वर 17 मेजर आफ्टर शॉक measuring over a fire in the next 2.5 hours, said an officer of the National Seismological Center. और उसके बाद में बोला गया है कि ऐसे ही 17 मेजर आफ्टर शॉक वापस से आए. मेजरिंग ओवर 5 इन द नेक्स्ट 2.5 आवर, 2.5 घंटे के अंदर अंदर ऐसा कहा गया है कि 5 बार और आफ्टर शॉक्स यानी अर्थक्वेक आया. ये किसने मतलब प्रूव किया? नेशनल सिस्मोलॉजिकल सेंटर ने. अनदर आफ्टर शॉक मेजरिंग 6.6 हिट विद इन 80 मिनट्स ऑफ द क्वेक. और दूसरा आफ्टर शॉक कब हुआ? 80 मिनट्स ऑफ द क्वेक, मतलब जो अर्थक्वेक आया था उसके 80 मिनट्स के अंदर अंदर. और उसका मैग्नीट्यूड कितना बता रहा है? मेजर किया गया 6.6. दिस इज द लार्जेस्ट अर्थक्वेक इन नेपाल आफ्टर 80 ईयर्स. ऐसा कहा जा रहा है कि ये बहुत, नेपाल में जो अर्थक्वेक
क्वेक आया था, ये बहुत ही मतलब लार्जेस्ट अर्थक्वेक था। ये करीबन बोला है अराउंड 80 ईयर्स के बाद ऐसा अर्थक्वेक आया था। ओके, एंड इंडिया हैज सेंट रेस्क्यू टीम्स इमिडिएटली, मतलब इंडिया ने हेल्प के लिए वहाँ पे नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था तो वापस से जो है उनके हेल्प के लिए इंडिया ने अपनी रेस्क्यू टीम्स वहाँ पे भेजी थी। ओके, नेक्स्ट इमेज में दिया है टू बिग ट्रेमर्स। तो इसमें क्या क्या बताया, नंबर ऑफ डेड इंडिया 53, तिब्बत 12, बांग्लादेश 2, ठीक है। और इनिशियली रिपोर्ट में मैग्नीट्यूड मतलब जो लार्जर अर्थक्वेक आया था उसका मैग्नीट्यूड कितना है 7.9 रिश्टर स्केल। एंड कब आया था 11:40 AM। और अनदर जो आफ्टर शॉक लगा था वो 6.6 मैग्नीट्यूड था और वो कब आया 12:19 PM को, ठीक है। एपी सेंटर क्या बताया गया है अर्थक्वेक का, लैमजेंग, और वो कहाँ पे है, नेपाल में। फोकस 11 किलोमीटर डीप, जो अर्थक्वेक का जो फोकस पॉइंट है वो बताया गया है 11 किलोमीटर डीप। एंड 17 मोर शॉक्स आफ्टर टू बिग ट्रेमर्स, ठीक है। ड्यूरेशन रेंजिंग फ्रॉम 30 सेकेंड टू 2 मिनट। इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ऑल्सो एक्सपीरियंस ट्रेमर्स, मतलब जो डर था, जो अर्थ हिला था, शेक हुआ था, तो वो उसका जो असर है, इम्पैक्ट और भी कहाँ कहाँ पड़ा था, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में। एंड 22 स्टेट्स इन इंडिया फील द ट्रेमर्स। ऐसा कहा गया है कि उस टाइम पे नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था तो इंडिया के 22 स्टेट्स ने जो है वो ट्रेमर फील किया था। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स में क्या क्या है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ, तो सबसे जो है नीचे क्या है, सॉलिड इनर कोर, जो आप जो है डार्क रेड कलर का देख रहे हैं वो क्या है, सॉलिड इनर कोर। उसके बाद क्या है, मॉल्टेन आउटर कोर, और उसके बाद में क्या है, मैंटल। मैंटल जो है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है या फिर लिक्विड फॉर्म में होता है, और वहाँ पे जो है हॉट, पूरी तरह से वो हॉट रहता है। ओके, हॉट मैग्मा, तो मैग्मा चैम्बर्स होते हैं मेंटल में, जिसके थ्रू जो है जब वो मैग्मा और सरफेस यानी क्रस्ट के ऊपर जब निकलता है, ठीक है, और सरफेस के ऊपर जब वो निकलता है तो वो किस फॉर्म में हो जाता है, लावा, जिसकी वजह से क्या आता है, वॉल्केनोस। ओके, तो आप ये जो ब्लू कलर का देख रहे हैं तो ये ब्लू कलर का जो है वो क्रस्ट है। वहाँ पे क्या क्या आएंगे, हमारे जो लैंड होते हैं, ठीक है, लैंड फॉर्म्स या फिर ओशियन बेड, सी बेड, ये सब कहाँ पे आएगा, ये क्रस्ट का पार्ट है। और उसके अंदर अंदर जैसे ही जाएंगे तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, मैंटल, मॉल्टेन आउटर कोर, सॉलिड इनर कोर। ओके, तो ये जो क्रस्ट है, तो ये क्रस्ट ना सिर्फ एक ही पार्ट में नहीं है, इसको अलग अलग पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सी, ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, तो जैसे मैंने बोला कि जो क्रस्ट है तो क्रस्ट को जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे ये मैप में आप जो ये प्लेट्स देख रहे हैं, ठीक है, प्लेट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशियन प्लेट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है उसके नीचे आप देखेंगे पिंक कलर में अरेबियन प्लेट। ओके, फिर इंडिया, जहाँ पे हमारा इंडिया लोकेटेड है कंट्री, वहाँ पे इंडियन प्लेट, उसके नीचे ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इंडिया प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट को मिला के क्या कहा जाता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। तो ऐसे ही क्रस्ट को जो है, क्रस्ट पे हम रहते हैं और सरफेस पे हम रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे लैंड है, ओशियन बेड है और सी बेड है। तो ये जो सी बेड, ओशियन बेड और जो लैंड है, ये किसका पार्ट है, क्रस्ट का ही पार्ट है, ठीक है। और क्रस्ट को जो है वो एक ही पार्ट नहीं है उसका, उसको अलग अलग जो है डिवाइड किया गया है। और जब ये प्लेट जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये जब प्लेट एक दूसरे से कोलैप्स होते हैं, कोलाइड होते हैं, यानी एक दूसरे से जब टकराते हैं, तो क्या होता है कि अर्थ के अंदर इंटीरियर पार्ट्स में जो है कुछ मूवमेंट्स होते हैं, और वो मूवमेंट्स का जो इफेक्ट है अर्थ के एक्सटीरियर पार्ट पे दिखाई देता है, और जिसकी वजह से क्या आता है, अर्थक्वेक, वॉल्केनोज। ओके, या फिर कहीं पे लैंडफॉर्म्स होते हैं लाइक माउंटेन्स, कॉन्टिनेंट, प्लेटियोस, ठीक है। नेक्स्ट, वेरियस नेचुरल इवेंट्स ऑकर ऑन द अर्थ फ्रॉम टाइम टू टाइम। हम ये देखते हैं कि अर्थ पे जो है बहुत हमेशा जो है कुछ ना कुछ नेचुरल इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल फ्लड्स, स्टॉर्म्स, ठीक है, स्नोफॉल, एक्सट्रीम रेनफॉल, यानी बहुत हद से ज़्यादा ही बारिश हो गई। सिमिलरली, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट्स बिलो द अर्थ सरफेस, नेचुरल इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस ऑकर।
जैसे कि हम लोग नेचुरल इवेंट्स देखते रहते हैं, फ्लड्स हुआ, स्टॉर्म्स है, स्नोफॉल, एक्सट्रीम रेनफॉल है। तो सिमिलरली कहा गया है कि अर्थ सरफेस के नीचे यानी इंटीरियर पार्ट्स में अगर कोई हलचल होती है तो उसी तरह से ये अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शंस जैसे भी नेचुरल इवेंट्स होते हैं। एंड फॉर द ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन द अर्थ दीज इवेंट्स आर डिजास्टर्स। देर इज अ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ नेचुरल कलामिटीज। अगर नेचुरल डिजास्टर होता है या फिर कलामिटीज होते हैं या फ्लड्स हुआ, अर्थक्वेक हुआ, वोल्केनोस हुआ, कुछ भी अगर होता है तो उसके वजह से अर्थ पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे हम ही हुए, ह्यूमन बींग्स ही हुए, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स हुए, तो ये जो इवेंट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी हद तक जो है हार्मफुल होते हैं। ऑर्गेनिजम्स लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो लिविंग थिंग्स रहते हैं, उनके लिए बहुत ही डिजास्टर्स साबित होते हैं और उसके वजह से जो है लाइफ और प्रॉपर्टी बहुत ही क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। एंड इन दिस लेसन वी विल गेट इंट्रोड्यूस्ड टू दीज एंडोजेनेटिक दैट इज इंटरनल मूवमेंट्स। इस लेसन में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? एंडोजेनेटिक यानी कि इंटरनल मूवमेंट्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट ये एक्टिविटीज देखिए कि अर्थक्वेक, हम देखेंगे कि अर्थक्वेक कैसे आता है। सी, एक टेबल है, वो टेबल पे बहुत सारे जो है नोट्सबुक्स रखे गए हैं और नोटबुक्स के ऊपर जो है चॉक, डस्टर या फिर टॉर्च, ये सब रखना है, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये अब हम देखेंगे कि अर्थक्वेक कैसे आता है। तो अगर ये जो नोटबुक्स है, ये नोटबुक्स अगर स्टेबल ऐसे ही रखी रहेगी, यानी कि उसको अगर हम पुश नहीं करेंगे, हिलाएंगे नहीं या फिर पुल नहीं करेंगे, तो क्या इसमें जो है हलचल होगी, ये नोटबुक्स जो है वो स्टेबल बना रहेगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट एक्टिविटीज़ में देखिए, अगर हम सडन जो है एक नोटबुक उसमें से निकाल लेते अचानक से, तो क्या होगा, वो स्टेबल रहेंगे नोटबुक्स नहीं, उसमें क्या होगा, हलचल होगा। हलचल होने की वजह से क्या होगा कि ऊपर जो हम डस्टर, चौक या कुछ और चीज़ें जो रखेंगे वो क्या होगा, पूरा गिर जाएगा। वो गिरेगा किसके वजह से, जो हम अचानक से एक नोटबुक उसमें से क्या कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो उस पर रखी हुई जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाएगी, हिल के गिर जाएंगी। नेक्स्ट उसी तरह से नेक्स्ट टेबल पे भी जो है नोटबुक्स रखे गए हैं, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, हम हल्का से अगर फिंगर से पुश करते, धक्का देते, तो भी क्या होगा, वो इंस्टेबिलिटी आ जाएगी उसमें, ठीक है। वो नोटबुक्स जो रखे हैं वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो हिल जाएगा और शेक होने की वजह से उस पर जो भी सामान रखा है, जो चीज़ें रखी है, वो क्या होंगी, हिलने की वजह से गिर जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह से जो है अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जो हमने एक्टिविटीज़ अभी देखी, पढ़ी, तो उसी तरह से अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स में जो है मेंटल में जो है कुछ मूवमेंट्स होते हैं, हलचल होती है, और जिसके वजह से एनर्जी जो है वेव्स के फॉर्म में, वेव्स के रूप में जो है अर्थ सरफेस पे बाहर निकलती है। और उसका जो असर है कहाँ दिखाई देता है, कहाँ पे पड़ता है, अर्थ के एक्सटीरियर पार्ट्स में। ओके, नेक्स्ट, earthquake and volcanoes occur because of the instability in the interior of the earth। जैसे कि हमने एक्टिविटीज़ में देखा, जो नोटबुक्स रखे गए थे, तो फर्स्ट एक्टिविटी में सडन क्या करना है, एक नोटबुक निकाल लेना है, जिसकी वजह से जो वो नोटबुक से पूरा हिल जाएगा और उसके हिलने के वजह से जो है उस पर रखी हुई जो चीज़ें हैं वो भी क्या होगी, हिल के गिर जाएंगी। तो हमें नोटबुक्स को क्या समझना है, अर्थ, इमेजिन करना है कि वो अर्थ है, और जो उसके ऊपर जो चीज़ें रखी है हमने, चॉक, डस्टर, ठीक है, वो अर्थ क्या है, सरफेस है। नोटबुक जो है वो अर्थ का इंटीरियर पार्ट है, उसको इमेजिन करना है, अर्थ का इंटीरियर पार्ट है, और उसमें हलचल हो रही है। हलचल जो हो रही है उसका असर किस पे पड़ा, वो चीज़ों पे पड़ा। तो वैसे ही अर्थक्वेक और वॉल्केनोस किसके वजह से होता है कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जब इंस्टेबिलिटी आती है, और इंस्टेबिलिटी कब होता है, जब इंटीरियर पार्ट्स में कुछ मूवमेंट्स होते हैं, और मूवमेंट्स के वजह से क्या होता है, इंस्टेबिलिटी। जनरली द मूवमेंट्स इन द अर्थ इंटीरियर ऑकर इन द अपर लेयर ऑफ द मेंटल। तो ऐसा जनरली कहा गया है कि जो मूवमेंट्स होते हैं यानी अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जो हलचल होती है वो कहाँ होता है, मेंटल, जो हमने देखा था मेंटल के अपर लेयर में होता है, ठीक है। एंड ट्रेमेंडस एनर्जी इज रिलीज्ड बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल्स इन द मेंटल। और जब मेंटल के अपर पोर्शन पे, अपर लेयर पे जब मूवमेंट्स होता है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे एनर्जी जो है फॉर्म होती है।
अब ये जो एनर्जी है जब बियॉन्ड लिमिट यानी लिमिट कंट्रोल के जब बाहर हो जाती है, ठीक है, तो ये एनर्जी जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के थ्रू क्या करती है, बाहर निकलती है। रिलीज मतलब बाहर निकलना, ठीक है। एनर्जी जब कलेक्ट हो जाती है और वो एनर्जी जब कंट्रोल के बाहर होता है और कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो वो एनर्जी जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के थ्रू जो है बाहर और सरफेस पे निकलती है, ठीक है। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स क्या होता है, जैसे हमारा यूरेनियम हुआ, थोरियम हुआ, तो इसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिंग विथ ईच अदर। और जब इनके बीच में जब रिएक्शन होता है, जब रिएक्शन होता है तो वही एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एंड दीज एनर्जी वेव्स ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये जो एनर्जी जब रिलीज होती है तो ये किस फॉर्म में रिलीज होती है, वेव्स के, ठीक है। और ये एनर्जी वेव्स जो है तब एक प्लेस पे नहीं होती है, ये वहीं पे जो है और सरफेस पे एक प्लेस पे जो है दूसरे प्लेस पे मूव होती है, ट्रैवल करती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। एंड ड्यू टू सच अ फ्लो ऑफ एनर्जी इंस्टेबिलिटी इज कॉज्ड इन द मेंटल। और यही जो है एनर्जी जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करती है तो इसकी वजह से ही, फ्लो ऑफ एनर्जी के वजह से मेंटल में क्या आता है, इंस्टेबिलिटी। And the movements are classified on the basis of their velocity. Velocity means speed, direction and the landforms they produced. और जो ये मूवमेंट्स होते हैं तो मूवमेंट्स को क्लासिफाइड किया गया है कौन से बेसिस पे, उसके वेलोसिटी यानी इसकी स्पीड कितनी है, डायरेक्शन, ठीक है, एंड द लैंडफॉर्म्स दे प्रोड्यूस्ड। सी ये एक चार्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल मूवमेंट्स। फर्स्ट कॉलम में दिया है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हमने पढ़ा कि जो वो मूवमेंट्स है उसको क्लासिफाई किया गया है वेलोसिटी के ऊपर, डायरेक्शन और लैंडफॉर्म्स। और नेक्स्ट क्या दिया है, मूवमेंट्स। तो वेलोसिटी हम देखते हैं सबसे पहले, उसमें मूवमेंट्स जो है दो टाइप का होता है। स्लो मूवमेंट्स, जब अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स में जो मूवमेंट्स, जो हलचल होती है वो बहुत ही स्लोली होती है, तो उसका इफेक्ट जो है हमें फील नहीं होता है, उसका जो असर है अर्थ के एक्सटीरियर पार्ट्स पे होता है पर वो हमें फील नहीं होता, ठीक है। तो स्लो मूवमेंट्स की वजह से वो कंटिन्यूसली होता है, लेकिन उसके वजह से क्या फॉर्म होता है, माउंटेन्स और कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट है सडन मूवमेंट्स, अगर अचानक से जो है मूवमेंट्स हुआ, हलचल हुई, तो वो जो है इवेंट्स के फॉर्म में होता है, मतलब जैसे कि उसके वजह से अर्थक्वेक्स या फिर क्या आता है, वॉल्केनोज। तो जो सडन मूवमेंट्स होता है अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स में, उसका इफेक्ट जो है हम फील करते हैं, महसूस करते हैं एक्सटीरियर पार्ट में, जैसे कि उसकी वजह से क्या आता है, अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज, ठीक है। अब डायरेक्शन देखेंगे तो हमने ये पढ़ा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है, जब वो कंट्रोल के बाहर हो जाती है तो एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो हमने देखा कि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो नहीं होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव होती है, ट्रैवल करती है। जैसे कौन से डायरेक्शन हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ठीक है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है लैंडफॉर्म्स, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, क्रिएटिंग कॉन्टिनेंट्स, प्लेटियोस एंड हाईलैंड्स, ठीक है। तो कौन से लैंडफॉर्म्स हो सकते हैं, इसके वजह से, मूवमेंट्स की वजह से कॉन्टिनेंट बन सकता है, कॉन्टिनेंट्स क्रिएट हो सकता है, प्लेटियोस हो सकता है या फिर हाईलैंड्स। और दूसरा क्या दिया है, माउंटेन बिल्डिंग, दैट इज फोल्डिंग और फॉल्टिंग। तो हम आगे जो है डीपली जो है पढ़ेंगे कि फोल्डिंग माउंटेन और फॉल्टिंग माउंटेन क्या होता है, ठीक है। दो टाइप का माउंटेन होता है। फोल्डिंग मीन्स क्या होता है, जैसे रिंकल्स पड़ जाते हैं, ठीक है। अगर एनर्जी जब रिलीज होती है तो अगर वो सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रही है तो उसके वजह से जो सॉफ्ट रॉक होते हैं, यानी जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो वो रॉक्स पे क्या पड़ जाता है, रिंकल्स, यानी वो रॉक जो है फोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो उसके वजह से जो माउंटेन बनता है तो उसे कहा जाता है फोल्डिंग माउंटेन, ओके। नेक्स्ट है फॉल्टिंग। फॉल्टिंग की वजह से क्या होता है कि जब एनर्जी रिलीज होती है, जब हार्ड रॉक, जो रॉक हार्ड होता है तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर की वजह से रॉक में टेंशन होता है, और टेंशन की वजह से क्या होता है, रॉक ब्रेक हो जाता है, टूटता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, फॉल्ट्स। तो उसे क्या कहेंगे, अगर उसके वजह से जो माउंटेन्स यानी फॉल्ट, जो रॉक में जो ब्रेक आ रहा है
रॉक जो बीच में से क्रैक हो रहा है, तो उसके वजह से जो माउंटेन बनता है उसको क्या कहा जाता है? फॉल्टिंग, फॉल्ट माउंटेन। ओके, स्लो मूवमेंट्स, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? स्लो मूवमेंट्स। द इफेक्ट ऑफ स्लो मूवमेंट्स कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स एंड कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ क्रस्ट। सी, मैंने आप सभी को बताया कि जो स्लो मूवमेंट्स होते हैं इंटीरियर पार्ट्स में, अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स में जो हलचल बहुत ही स्लोली होता है, उसका इफेक्ट्स जो है इतना ज़्यादा नहीं मतलब हमें दिखाई देता है। अगर वो इफेक्ट दिख भी रहा है तो उसके वजह से लैंडफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स और कॉन्टिनेंट्स। अर्थ क्रस्ट पे जो है माउंटेन्स फॉर्म होंगे, नहीं तो फिर कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो वो एक्सप्लेन किया गया है। नीचे आप देखिए, इफेक्ट, प्रेशर एंड टेंशन। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, डायरेक्शन ऑफ वेव मूवमेंट। सी, प्रेशर एंड नेक्स्ट कॉलम में क्या दिया है? टेंशन। सी, आप जो एरो देख रहे, ब्राउन कलर का जो एरो देख रहे, वो एनर्जी वेव है। मैंने आप सभी को बताया कि अगर एनर्जी जो रिलीज हो रही है, अगर वो सेम डायरेक्शन में, वो एरो से पता चल रहा है कि एनर्जी मूव हो रही है सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसका जो हार्ड रॉक पे इफेक्ट है वो क्या होगा? बीच में से जो है रॉक जो है ब्रेक होगा, लेकिन उसका इफेक्ट जो है सॉफ्ट रॉक पे क्या होगा कि जो रॉक है वो क्या होगा? फोल्ड हो जाएगा, जैसे रिंकल्स पड़ जाएंगे। ठीक है, तो उसके वजह से कौन सा माउंटेन फॉर्म होगा? फोल्ड माउंटेन। ओके, नेक्स्ट वन कॉलम में देखिए, टेंशन। टेंशन मीन्स क्या होता है? खिंचाव। ठीक है, जैसे कि एनर्जी अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, वो आप एरो के थ्रू देख सकते हैं। एरो देखिए, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से उसका जो इफेक्ट है हार्ड रॉक्स पे क्या होगा? फोल्ट ही होगा। बीच में से देखिए, व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, व्हाइट कलर का क्या दिख रहा है? वो बीच में से क्रैक हो गया है, यानी हार्ड रॉक क्रैक हुआ है। और नेक्स्ट सॉफ्ट रॉक पे भी उसका वही असर होगा कि जो सॉफ्ट रॉक है वो दो जगह से जो है क्रैक होगा। ठीक है, तो इसके वजह से कौन सा माउंटेन फॉर्म हो रहा है? फॉल्टिंग। ठीक है, प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर कब पड़ेगा? जब एनर्जी सेम डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो हार्ड रॉक पे इफेक्ट उसका वही पड़ेगा, रॉक जो है बीच में से क्रैक हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा। और सॉफ्ट रॉक पे क्या आ जाएगा? फोल्ड, यानी रिंकल्स पड़ जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट अगर एनर्जी डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो हार्ड रॉक पे वही सेम इफेक्ट पड़ेगा कि रॉक जो है बीच में से ब्रेक हो जाएगा। और सॉफ्ट रॉक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका कि दोनों तरफ से जो है फॉल्ट, यानी दोनों तरफ से क्रैक पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। In activity 1, the strip was moved by placing hands on both ends. The work performed on the strip at that time is called compression. Pressure was given on the center of the strip from both the ends. As a result, the strip moves and folds are formed. Similarly, due to pressure on the Earth's crust, movements are generated and folds are formed. See, अगर आपको पहले नहीं समझा होगा तो आप ये एक्टिविटीज देखिए। ये एक प्लेन पेपर का जो है स्ट्रिप लेना है। ठीक है, और वो स्ट्रिप पे जो है अपना दोनों हाथ जो है स्ट्रिप के एंड्स में रखना है। सी, अब देखिए, अगर हम अपने दोनों हाथों को एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो स्ट्रिप देखिए बीच में से क्या हो रहा है? फोल्ड हो जा रहा है। ठीक है, कॉम्प्रेशन, उसको क्या कहा जाएगा? कॉम्प्रेशन, यानी उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है। वो स्ट्रिप के ऊपर हम दबाव डाल रहे हैं क्योंकि हम अपना जो है अपना दोनों हाथ स्ट्रिप के दोनों एंड्स पे हमने रखा है, और जब हम दोनों हाथ को एक ही डायरेक्शन में लेके आएंगे तो बीच में वो स्ट्रिप क्या हो रहा है? फोल्ड हो जा रहा है। ठीक है, तो वैसे ही सेम जो है अर्थ क्रस्ट पे जब प्रेशर पड़ता है, यानी अगर अर्थ के इंटरनल पार्ट में अगर कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं, हलचल हो रही है, तो उसका इफेक्ट जो है किस पे पड़ता है? अर्थ क्रस्ट पे, यानी उस पर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो वैसे अगर सॉफ्ट रॉक रहा तो वो क्या हो जाएगा? फोल्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, फोल्ड माउंटेन्स। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो कहाँ से ट्रांसफर होती है? अर्थ के इंटीरियर पार्ट से। बिकॉज ऑफ दीज एनर्जी वेव्स and pressure working towards each other and in horizontal direction, the layers of the soft rocks form folds. See, जैसे हम लोग ने एक्टिविटीज में देखा था
कि हमने जो है एक प्लेन स्ट्रिप्स लिया था और दोनों एंड्स पे जो है अपना हाथ रखा था और हमने अपने हाथ के डायरेक्शन को सेम डायरेक्शन में लिया था, तो वो स्ट्रिप्स क्या हुआ था, बीच में से फोल्ड। तो सेम ऐसा बोला है कि अगर अर्थ के इंटीरियर पार्ट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो उसके वजह से क्या होगा, अर्थ सरफेस पे जो है प्रेशर पड़ेगा और वो एनर्जी जो है कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है, एक दूसरे टुवर्ड्स ईच अदर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और जिसके वजह से सॉफ्ट रॉक्स पे क्या फॉर्म होता है, फोल्ड्स। एंड इफ द प्रेशर इज वेरी हाई, लार्ज स्केल fold are formed and their complexity increases, and as a result the surface of the earth gets uplifted and fold mountains are formed। और अगर कहा है कि प्रेशर जो दबाव है उसके वजह से, अगर दबाव ज़्यादा ही हाई है, प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो बहुत सारे जो है रिंकल्स यानी फोल्ड वहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। और जिसकी वजह से जो अर्थ सरफेस है, अपलिफ्टेड यानी ऊपर उठना, वहाँ पे अर्थ सरफेस थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा और उसकी वजह से वहाँ पे कौन सा माउंटेन्स फॉर्म्ड होगा, फोल्ड माउंटेन्स। ओके, तो फोल्ड माउंटेन्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं वर्ल्ड में जो फोल्ड माउंटेन्स है, जैसे कि द हिमालयाज, द अरावलीज, द रॉकीज एंड द एंडेस एंड एल्प्स। तो ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, फोल्ड माउंटेन्स के। सी इमेज में आप देख सकते हैं फोल्डेड पार्ट ऑफ ए माउंटेन। सी देखिए कैसे रिंकल्स पड़े हैं, यानी वो माउंटेन्स पे कैसे फोल्ड्स जो है फॉर्म हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, फोल्ड्स माउंटेन। ओके, नेक्स्ट ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। जैसे कि हमने एक्टिविटी 1 में देखा था, जो हमने हैंड को, अपने हाथों को जो है एक ही डायरेक्शन में जो है मूव किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, स्ट्रिप्स फोल्ड हो गया था। अब हम सेकेंड एक्टिविटीज़ में ये देखेंगे कि टेंशन, यानी वो स्ट्रिप को जो है हमें अलग अलग डायरेक्शन में, अपने हाथ को जो है अलग डायरेक्शन में खींचना है। वो स्ट्रिप को हमने पहले पुश किया था, एक ही डायरेक्शन में हम अपना हाथ लेके गए थे पहले एक्टिविटीज़ में। अब हम देखेंगे कि जो स्ट्रिप है उसको हम अपने हाथ को क्या करेंगे, पुल करेंगे, दोनों एंड को पुल करेंगे, खींचेंगे, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्ट्रिप क्या हो गया है, ब्रेक हुआ है, फट गया है, राइट। तो ऐसे ही जो है अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स में होता है कि जब अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स में जब मूवमेंट्स होते हैं तो हार्ड रॉक पे क्या असर होता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, रॉक जो है बीच में से ब्रेक हो जाता है, टूटता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या फॉर्म्ड होता है, फॉल्ट। ओके, इन एक्टिविटी 2 टेंशन इज क्रिएटेड व्हेन यू पुल बोथ द एंड्स अवे each other. Similarly, when movements occur in opposite direction to each other, tension is generated and faults are formed in the earth's crust. Similarly, अगर movements बोला है opposite direction में हो रहा है, यानी जो हलचल हो रही है वो सेम डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो अर्थ क्रस्ट के ऊपर क्या बढ़ेगा, टेंशन, मतलब खिंचाव आएगा, और जिसके वजह से वहाँ पे क्या जनरेट होगा, फॉल्ट्स। ओके, नेक्स्ट ब्लॉक माउंटेन्स। अब फॉल्ट के वजह से हम देखेंगे कि कौन सा माउंटेन्स फॉर्म होता है, ब्लॉक माउंटेन्स। कैसे होता है वो देखेंगे। बिकॉज ऑफ इंटरनल मूवमेंट्स, हॉरिजॉन्टल वेव्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर आर फॉर्म्ड and this causes tension on the layers of the rocks and this leads to formation of fractures in the rocks. These are known as faults. See, जैसे हमने एक्टिविटीज 2 में देखा कि अगर स्ट्रिप को हम डिफरेंट डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो बीच में से स्ट्रिप क्या हो गया है, फट गया है, ब्रेक हुआ है। सेम उसी तरह से अगर इंटरनल अर्थ के इंटरनल पार्ट्स में कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं और हॉरिजॉन्टल वेव्स, अगर डायरेक्शन जो है अलग अलग, हॉरिजॉन्टल वेव्स है, मतलब वेव्स तो वो एनर्जी रिलीज हो रही है हॉरिजॉन्टल में, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो अर्थ रॉक्स के लेयर्स पे क्या होगा, टेंशन होगा, और हम देख रहे हैं कि रॉक्स बीच में से क्या होगा, ब्रेक होगा, और उसकी वजह से रॉक्स में क्या होगा, फ्रैक्चर्स आएंगे, और उसी फ्रैक्चर्स को क्या कहा जाता है, फॉल्ट्स। सी, आप इमेज में देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेंशन ब्लॉक माउंटेन। और अगर टेंशन की वजह से जो रॉक, हार्ड रॉक जो बीच में से ब्रेक होगा तो वहाँ पे माउंटेन्स जो फॉर्म होगा उसको क्या कहा जाएगा, ब्लॉक माउंटेन। सी, इमेज में देखिए कि जो जहाँ पे फॉल्ट लिखा है दोनों साइड, वो जो माउंटेन है वो सबसाइड हो गया है। सबसाइड मतलब नीचे धंसना, ठीक है। और वो ब्रेक की वजह से जो बीच में जो माउंटेन दिखाई दे रहा है
वो क्या हो गया है, अपलिफ्ट हो गया है, यानी ऊपर उठ गया है, और नीचे थोड़ा सा ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ठीक है। नीचे जो डायरेक्शन एरो देखिए, वहां पे नीचे ब्लॉक दिखाई दे रहा है। दोनों माउंटेन जो है क्या हो गए, सबसाइड, नीचे जो है जमीन में धस गए, और ऊपर का जो तीसरा माउंटेन है बीच का, वो क्या हो गया है, अपलिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाएगा, ब्लॉक माउंटेन्स, ओके। Similarly, waves coming towards each other in hard rocks also form faults due to compression. सेम अगर बोला है कि वेव्स अगर एक हार्ड रॉक्स पे एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में आने की वजह से क्या हो रहा है, फॉल्ट्स, कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन मीन्स दबाव पड़ रहा है उस पर, ठीक है, और उसके वजह से भी फॉल्ट्स हो सकता है। And when a part of the earth's crust in between two parallel faults is lifted, it looks like a block, जैसे कि हम लोगों ने इमेज में देखा कि अर्थ क्रस्ट का अगर दोनों पार्ट सबसाइड हो रहे हैं और बीच का पार्ट जो पैरेलल है दोनों के, अगर वो लिफ्टेड यानी ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो नीचे हमें क्या दिखाई देगा, ब्लॉक। और ऐसे ही लैंडफॉर्म्स को क्या कहा जाता है, ब्लॉक माउंटेन्स। द हिल टॉप्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स आर फ्लैट। सी इमेज में हमने देखा था, जो वो ब्लॉक माउंटेन जो फॉर्म हुआ, उसका जो हिल टॉप्स है यानी ऊपर का जो पार्ट था, वहां पे हमने कोई पीक्स नहीं देखे थे, राइट। फ्लैट था वो हिल टॉप्स, क्या था, फ्लैट था पूरा। इन द अर्ली स्टेजेस दे डू नॉट हैव एनी पीक्स, यानी वो जब ब्लॉक माउंटेन जब बनता है, फॉर्म होता है, तो स्टार्टिंग की स्टेज में वहाँ कोई भी पीक्स जो है नहीं होते, वो कैसा होता है, फ्लैट होता है। एंड देयर स्लोप्स आर स्टीप, और उसके जो स्लोप्स है वो कैसे होते हैं, एकदम स्टीप होते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल देखेंगे ब्लॉक माउंटेन का, जैसे कि ब्लॉक फॉरेस्ट माउंटेन्स इन यूरोप एंड मेघालय प्लेट्यू ऑफ इंडिया हैज आल्सो बीन फॉर्म्ड इन सिमिलर वे। तो ये दो एग्जांपल हैं। फर्स्ट वन कौन सा है, ब्लॉक फॉरेस्ट माउंटेन्स, जो कि कहाँ है, यूरोप में, और इंडिया का मेघालय प्लेट्यू। सी ये इंडिया का मेघालय प्लेट्यू इमेज है ब्लॉक माउंटेन का। ऊपर के पार्ट में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कोई भी पीक्स नहीं है, ठीक है, वो पूरा एरिया कैसा है, फ्लैट, और उसके जो स्लोप है, नीचे ढलान देखिए आप, स्लोप मीन्स क्या होता है, ढलान, वो कैसे एकदम स्टीप है, ओके। नेक्स्ट, when horizontal movements on the earth's surface act in opposite direction, it causes tension on the rock in the earth's crust. See, अगर वही horizontal movements जो earth surface पे हो रहा है, तो वो अगर earth surface पे opposite direction में हो रहा है, act कर रहा है, तो उसके वजह से earth crust के rock पे क्या पड़ेगा, टेंशन, जैसे हमने स्ट्रिप में देखा था। इंटरनल, अगर अर्थ के इंटरनल पार्ट में कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स हो रहे हैं, यानी जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, और वही एनर्जी अगर अर्थ सरफेस पे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा, रॉक पे टेंशन बढ़ेगा। एंड व्हेन टेंशन इंक्रीजेस, अगर वही टेंशन इंक्रीज होगा तो रॉक्स पे क्या डेवलप होगा, फ्रैक्चर्स, और उसी को क्या कहा जाता है, फॉल्ट्स। Consequently, rocks on both the ends slide and the continuity in the layers of the rocks is not found. यानी वो रॉक की जो कंटिन्यूटी पहले थी, रॉक्स एक ही फॉर्म में था, तो अब क्या होगा, बीच में से जो है फ्रैक्चर्स होंगे, रॉक्स पे जो है टेंशन के, अगर टेंशन बढ़ा तो क्या होगा, फ्रैक्चर्स डेवलप होंगे, और रॉक क्या हो जाएगा, बीच में से ब्रेक होगा, तो उसकी जो कंटिन्यूटी थी वो हमें अब दिखाई नहीं देगी, ओके। Next, Rift Valley. Sometimes two fractures develop side by side in the Earth's crust. The land in between the two fractures subsides, and this subsided deep part is called Rift Valley. Both the slope of a Rift Valley are steep. For example, the Rift Valley of River Narmada in India and the Great Rift Valley of Africa, the Rhine River Rift Valley of Europe. See, जैसे कि हमने ब्लॉक माउंटेन में देखा था कि वहां पे जो दोनों साइड था वो क्या हुआ था, सब दोनों जो माउंटेन था साइड का, वो फ्रैक्चर की वजह से क्या हुआ था, सब साइड यानी नीचे धस गया था, ठीक है, वहां पे एक ही फ्रैक्चर हुआ था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अर्थ क्रस्ट पे दो फ्रैक्चर डेवलप होते हैं साइड बाय साइड, जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, फॉल्ट और फॉल्ट, वहां पे दो फ्रैक्चर डेवलप हुए साइड साइड में, ठीक है। तो उसके वजह से क्या हुआ है कि जो दोनों साइड का जो माउंटेन है वो अपलिफ्टेड हुआ है, ठीक है,
दो फ्रैक्चर के वजह से यही होता है कि जो दो माउंटेन हम देख रहे हैं वो फ्रैक्चर के वजह से वो अपलिफ्ट हुआ है, यानी ऊपर की तरफ उठा है, और जो बीच का जो पार्ट है वो माउंटेन क्या हो गया है, सबसाइड हुआ है। सबसाइड मीन्स क्या हुआ है, नीचे धस जाना। और ये जो दिस सबसाइडेड डीप पार्ट है, जो वो गहराई वाला पार्ट है, उसको क्या कहा जाएगा, रिफ्ट वैली। तो साइड में आप जो है इमेज देख सकते हैं, रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा, ये एग्जाम्पल है हमारे कंट्री का जो नर्मदा का जो रिफ्ट वैली है। सी दोनों माउंटेन हम देख रहे हैं अपलिफ्टेड है, ठीक है, बीच में से दो क्रैक हुआ है, टू फ्रैक्चर्स डेवलप हुए साइड बाय साइड, और बीच में से क्या गई है, वैली, खाड़ी, ठीक है। बोथ द स्लोप्स ऑफ ए रिफ्ट वैली आर स्टीप। तो रिफ्ट वैली के जो दोनों स्लोप है जो हम देख रहे हैं वो कैसे, स्टीप है। तो एग्जाम्पल्स क्या है रिफ्ट वैली के, जैसे कि रिवर नर्मदा इन इंडिया, द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका एंड द राइन रिवर रिफ्ट वैली ऑफ यूरोप। ओके, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, एपिओरेजेनिक मूवमेंट्स, ठीक है। स्लो मूवमेंट्स ऑकर towards the center or from the earth center towards the earth crust. Because of these movements, a vast part of the earth's crust is uplifted or gets subsided. ठीक है, जैसे कि हमने अभी तक जो है यहाँ तक जो है किसके बारे में पढ़ा, जो एनर्जी वेव्स है वो सिर्फ और सिर्फ जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, भले वो सेम डायरेक्शन में जा रहे या फिर वो एनर्जी वेव जो है डिफरेंट यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे, लेकिन जा किस डायरेक्शन में रहे, हॉरिजॉन्टल में ही, मतलब वर्टिकल में नहीं जा रहे, ठीक है। तो स्लो मूवमेंट जब होता है तो वो कहाँ से होता है, सेंटर, अर्थ के सेंटर से, या फिर बोला है फ्रॉम द अर्थ सेंटर टुवर्ड्स द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ के सेंटर से लेके कहाँ तक, अर्थ क्रस्ट तक। और ये मूवमेंट्स की वजह से कभी कभी क्या होता है कि अर्थ क्रस्ट जो होता है वो अपलिफ्टेड हो जाता है, जैसे कि हमने ब्लॉक माउंटेन और फिर रिफ्ट वैली का देखा, या फिर कभी कभी जो हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो क्या हो जाता है, सबसाइड, यानी नीचे की तरफ धंस जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि ओशियन बेड है या फिर सी बेड है, वहाँ पे अगर वॉल्केनोज आता है, ठीक है, वॉल्केनोज जब आता है वहाँ पे तो उसके वजह से क्या होता है कि वॉल्केनस से जो लावा वगैरह निकलता है, ठीक है, तो लावा जब निकलता है तो वो धीरे धीरे, लावा क्या होता है, एकदम हॉट होता है, गर्म होता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली जब वो ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद वहाँ पे क्या रॉक्स बनते हैं, रॉक्स, कभी कभी माउंटेन्स बनता है, ठीक है, कॉन्टिनेंट, प्लेटियोस, ये सब बनता है। तो अगर वहाँ पे जो लावा निकला है, हॉट लावा निकला है, जब वो कूल हो रहा है, तो अगर वो सी लेवल के ऊपर, मतलब अपलिफ्टेड हुआ यानी अबव द सी लेवल, उसके ऊपर उठ के अगर वो माउंटेन्स या प्लेट्यूज बन रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बन रहा है, कॉन्टिनेंट्स। ओके, और कभी कभी क्या होता है कि वो जो रॉक्स यानी वो लावा जब कूल हो रहा है, ठंडा हो रहा है, और उसकी वजह से रॉक्स या फिर माउंटेन्स जो बन रहे हैं तो वो मीन सी लेवल के अगर बराबर ही हुए, या ठीक है, तो वो क्या बन जाते हैं, सी का बेड पार्ट ही बन जाते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, व्हेन द पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज अपलिफ्टेड अबव द मीन सी लेवल, अगर अर्थ क्रस्ट का पार्ट अपलिफ्टेड हो रहा है यानी सी लेवल के ऊपर अगर उठ रहा है तो वहाँ पे क्या फॉर्म्ड होता है, कॉन्टिनेंट्स। देयरफॉर दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग मूवमेंट्स, इसलिए इस मूवमेंट्स को क्या कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग मूवमेंट्स। नेक्स्ट, एक्सटेंसिव प्लेटियोस कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ सच मूवमेंट्स, और ये मूवमेंट्स की वजह से एक्सटेंसिव प्लेटियोस भी जो है फॉर्म हो सकते हैं। एंड इफ द ओरिजिनली कॉन्टिनेंटल पोर्शन ऑफ द क्रस्ट सबसाइड्स बिलो द सी लेवल, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द सी बेड। सी, अगर कॉन्टिनेंटल पोर्शन, क्रस्ट का कॉन्टिनेंटल पोर्शन अगर सी लेवल के बिलो सबसाइड्स हो जाता है यानी नीचे की तरफ धंस जाता है तो वो सी बेड का क्या बन जाता है, पार्ट। और अगर सी लेवल के ऊपर उठ रहा है वो कॉन्टिनेंटल पार्ट, अपलिफ्ट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या फॉर्म्ड हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग मूवमेंट्स। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।